दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपीएससी ने पूछे हैं। ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 हमारे थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 की जो एनसीईआरटी है उसके हैं, जिसका नाम है पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट एंड किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। और इस वीडियो के साथ ही हमारी जो हिस्ट्री सीरीज़ थी जिसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे अपनी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 के और थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के, ठीक है, वो हमारी हिस्ट्री सीरीज़ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इसकी जो प्लेलिस्ट है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे हिस्ट्री सीरीज़ के नाम से पूरा का पूरा प्लेलिस्ट होगा। वहाँ पे सीरियल वाइज आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसकी। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर यूज्ड इन द इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ द मुगल पीरियड टू डिनोट अ पीजेंट। तो पीजेंट के लिए इसमें कौन सा टर्म यूज़ किया गया है? स्टेटमेंट 1 कह रहा है रायत, बी कह रहा है कि असामी, 3 कह रहा है मुजराइन और 4 कह रहा है हमारा मजूर। तो इनमें से कौन सा हमारा ये पीजेंट के लिए यूज़ किया गया है? ये हमारा सीडीएस 1 2022 के अंदर पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपको पेज नंबर 197 पे मिल जाएगा, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के एनसीईआरटी में, ठीक है। पेज नंबर 197 में यहाँ पे अगर आप देखो इस पैराग्राफ के अंदर, तो यहाँ पे देखो द टर्म इन विच इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ द मुगल पीरियड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टू डिनोट अ पीजेंट वाज रायत, ठीक है। तो पीजेंट के लिए जो था रायत का जो था वो यूज़ होता था, और साथ ही साथ जिसका प्लूरल हमारा था राया और मुजरैन, ठीक है। तो मुजरैन भी होता था, रायत भी होता था। इन एडिशन साथ में इन एडिशन वी ऑल्सो एनकाउंटर्ड द टर्म किसान और असामी, ठीक है। तो ये तीनों जो वर्ड थे रायत, मुजरैन और असामी, ये तीनों वर्ड पीजेंट के लिए यूज़ होते थे इंडो पर्शियन सोर्सेज के हिसाब से। डिट्टो इस पैराग्राफ से उठा के क्वेश्चन बनाया यूपीएससी ने सीडीएस 1 2022 के अंदर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो रायत भी होगा, असामी भी होगा और हमारा मुजरैन भी होगा। लेकिन जो मजूर है, मजूर का यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। तो 4 नहीं होगा हमारा, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 1, 2 एंड 3 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, द टर्म पाही कश्ता रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पाही कश्ता किस चीज़ को रेफर करता है, ये पूछा गया है हमारा इस एग्जामिनेशन के अंदर यूपीएससी के। यहाँ पे मैं डालना भूल गया किस एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया, बट ये है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हमारा रेजिडेंट कल्टिवेटर्स, बी कह रहा है लैंडलेस कल्टिवेटर, सी कह रहा है नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स और डी कह रहा है हमारा पीजेंट विद मोर देन 5 एकड़ ऑफ लैंड। तो पाही कश्ता हमारे कौन होते हैं? तो पाही कश्ता बेसिकली हमारे उसी पैराग्राफ में अगर आप देखोगे पेज नंबर हमारा 197 में ही, पेज नंबर 197 में अगर आप देखोगे अगले पेज पे, तो यहाँ पे अगर देखो सोर्सेज ऑफ द 17th सेंचुरी रेफर्स टू 2 काइंड ऑफ पीजेंट, खुद कश्ता एंड पाही कश्ता, ठीक है। द फॉर्मर वर द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज इन विच दे हेल्ड देयर लैंड। तो जो खुद कश्ता थे वो तो रेजिडेंट ऑफ विलेज थे, ठीक है, उनके पास खुद का लैंड होता था। लेकिन जो पाही कश्ता थे द लेटर वर नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर हु बिलोंग टू सम अदर विलेज बट कल्टिवेटेड लैंड एल्सवेयर ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो जो पाही कश्ता थे वो नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स थे, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डायरेक्टली यहाँ से उठा के पूछा गया है। आगे बात करते हैं, सीडीएस 2 2016 के अंदर पूछा गया हमारा ये स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, दी पाही कश्ता पीजेंट वर नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स कल्टिवेटिंग लैंड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, द पाही कश्ता पीजेंट वर्क अंडर द टेम्पटेशन ऑफ फेवरेबल टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और द कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे पेज नंबर 198 के अंदर ही मिल जाएगा। यहाँ पे हमने देखा था अभी कि द लेटर वाज द नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर हु बिलोंग टू दी टू सम अदर विलेज बट कल्टिवेटेड लैंड एल्सवेयर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ठीक है। तो पाही कश्ता के पास अपने खुद का लैंड नहीं होता था और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये अपना लैंड को कल्टिवेट करते थे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल हमारा सही है। और पीपल हु बिकेम पाही कश्ता ईदर आउट ऑफ चॉइस, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन द डिस्टेंट विलेज वर मोर फेवरेबल आउट ऑफ कंपल्शन फॉर एग्जाम्पल और फोर्स बाय इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ठीक है। तो फोर्स बाय इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड कंपल्शन यहाँ पे भी दे रखा है, तो इसलिए जो दोनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली करेक्ट एंड सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट ट्रू इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। क्यों? क्योंकि जो इनके जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था और कंपल्शन था उसकी वजह से ही ये जो इनके पास कोई भी अपना खुद का खेत नहीं होता था, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म जिन्स ई कामिल। जिन्स ई कामिल का क्या मतलब है कंसर्निंग क्रॉप्स इन मुगल इंडिया, ठीक है। तो जिन्स इन कमिल क्या होता है? पैडी क्रॉप होता है, कैश क्रॉप होता है, क्रॉप ग्रोन इन एरिड जोन होता है, फिर कोर्स क्रॉप होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपको पेज नंबर 200 पे दिख जाएगा। पेज नंबर 200 पे आप ये अगर देखो तो यहाँ पे देखो जिन्स इन कमिल का जिक्र हो रखा है। वी ऑफ्टन कम अक्रॉस द टर्म जिन्स इन कमिल लिटरली परफेक्ट क्रॉप इन आर सोर्सेज। द मुगल स्टेट ऑल्सो एनकरेज पीजेंट टू कल्टिवेट सच क्रॉप्स एज दे बॉट इन मोर रेवेन्यू। क्रॉप सच एज कॉटन एंड शुगर केन वर जिन्स इन कमिल एज पर एक्सीलेंस।
तो कॉटन और शुगर जैसी क्रॉप को हम जिनसिन कमिल बोलते थे। अब कॉटन और शुगर हमारी कैसी क्रॉप होती है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ये हमारी कैश क्रॉप होती है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर कल्टीवेशन ऑफ टोबैको वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो टोबैको किसके रूल के अंदर इंडिया के अंदर आया गया था, हमारा हुमायूं के अंदर आया गया था, अकबर के अंदर आया गया था, जहांगीर के अंदर आया गया था, या फिर हमारा शाहजहाँ के अंदर आया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों पेज नंबर 200 में मिल जाएगा आपको। पेज नंबर 200 में यहाँ पर देखोगे कि जो अकबर थे, अकबर के रूल के अंदर जो टोबैको था उसका इन्फ्लुएंस देखा गया था। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, अकबर। आगे बात करते हैं, सीडीएस 2014 के अंदर पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द मुगल रूल इज फॉल्स। तो गलत कौन सी है इसमें से बताना है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है पीजेंट कम्युनिटीज वर यूनाइटेड एंड होमोजीनियस ग्रुप। बी कह रहा है देयर वाज अबंडेंस ऑफ फूड ग्रेन। सी कह रहा है स्टेट एनकरेज दिस क्रॉप दैट बॉट इन मोर रेवेन्यू। और डी कह रहा है हमारा मोस्ट रीजन प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स इन अ ईयर। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि जो इसने पूछा है कि कौन सी हमारी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे होमोजीनियस ग्रुप की बात करी गई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। होमोजीनियस ग्रुप ना हो गया, हमारा हेट्रोजीनियस ग्रुप था। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 201 पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा हेट्रोजीनियस के बारे में बात करी गई थी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, द जमींदार्स वर एन एक्सप्लॉयटेटिव क्लास इन मुगल इंडिया। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है हमारा द जमींदार ऑफ्टन रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ द peasantry in a large number of agrarian uprising in the northern India and in the 17th century। ये हमारा पूछा गया CDS 2016 के अंदर। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो पेज नंबर 212 और पेज नंबर 213 के अंदर दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो ज़मींदार थे इन्हें माना जाता था कि ये मोरलेस एक्सप्लॉयटिव क्लास हैं। कुछ टेक्स्ट में हालांकि नहीं माना जाता, बट अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो हमारी बिल्कुल सही है। और बाकी जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, ठीक है, वो यहाँ पे अगर आप देखो, सेकंड इन लार्ज नंबर ऑफ एग्रेरियन अपराइजिंग विच इरप्टेड इन नॉर्थ इंडिया इन 17th सेंचुरी, जमींदार ऑफ्टन रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ पीजेंट्री एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट द स्टेट। तो डायरेक्टली यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी करी गई है NCERT के उठा के। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारे यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज टेल्स अस अबाउट वुमेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इनफिडिलिटी ऑफ देयर हस्बैंड और द नेग्लेक्ट्स ऑफ द वाइफ एंड चिल्ड्रन बाय द मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड। ये हमारा पूछा गया है CDS पेपर के अंदर 2016 में। तो इसका ये कौन से टेक्स्ट के अंदर देखा गया है इनफिडिलिटी के बारे में जो हस्बैंड्स करते थे अपनी वाइफ में। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हमारा किताबुल हिंद की में देखा गया है। बी कह रहा है डॉक्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू विलेज पंचायत ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। सी कह रहा है कल्चर फ्रॉम मंडोर। डी कह रहा है हमारा एन अकबरी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू विलेज पंचायत एंड राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। यहाँ पे अगर आप पेज नंबर 207 में देखोगे तो यहाँ पे डिट्टो यहाँ पे बता रखा है डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया दैट इज राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र रिकॉर्डेड पेटिशन सेंड बाय वुमेन टू विलेज पंचायत सीकिंग द रिड्रेस एंड जस्टिस फॉर द इनफिडिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे डिट्टो आपने देखा है, यहाँ से उठा के पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द टर्म मिल्कियात डिनोटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिल्कियात क्या डिनोट करता था ये पूछा गया इसमें। मिल्कियात का मतलब क्या होता था, तो पेज नंबर 211 खोल लेना। पेज नंबर 211 पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में देखो, द जमींदार्स हेल्ड एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड्स टर्म्ड एज मिल्कियात। ठीक है, तो मिल्कियात जो था वो पर्सनल लैंड था किसका, जमींदार्स का। तो ऑप्शन नंबर सी देखो अगर आप, यहाँ पे डिट्टो वही चीज़ कह रहा है, पर्सनल लैंड ऑफ द जमींदार। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डायरेक्टली हमारा NCERT के अंदर से ही पूछा गया। आगे बात करते हैं, द चंदी मंगला वॉज कंपोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी CE। 16th सेंचुरी CE में चंदी मंगला कौन से भाषा में लिखी गई थी, हमारा CDS 2019 के अंदर पूछा गया है। संस्कृत में लिखी गई थी, तमिल में लिखी गई थी, बंगाली में थी, या फिर हमारी उड़िया में थी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। जो चंदी मंगला था वो हमारे बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था। पेज नंबर 209 पे आ जाओ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चंदी मंगला के बारे में दे रखा है। दिस इज एन एग्जाम फ्रॉम 16th सेंचुरी बंगाली पोएम चंदी मंगलम कंपोज बाय इनका नाम है चक्रवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बंगाली पोएम। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा अगेन NCERT से ही है। आगे बात करते हैं, CAPF 2009 के अंदर पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द रीन ऑफ मुगल एम्परर अकबर। अकबर के बारे में पूछा गया, अकबर के रूल के दौरान। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है अकबर स्ट्रेंथन हिज कंट्रोल ऑन द नोबिलिटी एंड द आर्मी बाय इंट्रोड्यूसिंग द मनसबदारी सिस्टम। ओके, बी कह रहा हमारा अंडर द मनसबदारी सिस्टम एवरी ऑफिसर वॉज असाइंड अ रैंक दैट इज मनसब। और हमारा
थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द रैंक वर डिवाइडेड इनटू 3 ज़ात ज़बर एंड चेहरा। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन हमारा है पेज नंबर 245 पे आ जाना आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इसके बारे में बता रखा कि जो मनसबदारी सिस्टम था वो बिल्कुल, ये स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि अकबर के टाइम पे ही ये मनसबदारी सिस्टम जो है वो देखा गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये भी बिल्कुल सही है कि जितने भी मनसब थे उन्हें एक रैंक अपॉइंट करी गई थी। लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 3 है यहाँ पे, द रैंक्स वर डिवाइडेड इनटू 3, तो 3 में ना होगी, यहाँ पे हमारी जो रैंक्स थी वो 2 में ही डिवाइड थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो जो सारी स्टेटमेंट है बेसिकली यहाँ पे देखो आप, अकबर हु डिज़ाइन दी मनसब सिस्टम, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है कि मनसब सिस्टम किसके रिंग में था, अकबर में। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी सही है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिए एक सूटेबल मनसब ग्रांट करी जाती थी या फिर रैंक ग्रांट करी जाती थी जो भी वहाँ पे अंदर आता था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, ऑल होल्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज हेल्ड मनसब कंप्राइजिंग 2 न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन, ठीक है। तो जो डेजिग्नेशन थी, ठीक है, जो डिवीजन था वो 2 पे था ना कि 3। तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो गलत होगी, जिसमें 2 हमारा था ज़ात का और सबर का, ठीक है। जो चेहरा जो था, चेहरा जैसे यहाँ पे लिख रखा है चेहरा, ये चेहरा का बिल्कुल भी यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है 1 and 2 ओनली, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुगल मनसब सिस्टम इज़ करेक्ट। अब जो मुगल मनसब है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मनसबदारी के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। तो ये हमारा पूछा गया है CDS 2020 के अंदर। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है, द ज़ात रैंक वॉज एन इंडिकेटर ऑफ अ मनसबदार्स पोजिशंस इन द इंपीरियल हायरार्की एंड द सैलरी ऑफ द मनसबदार। बी कह रहा है, सवर रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ हॉर्समैन द मनसबदार वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। और अगली स्टेटमेंट हमारी कह रही है, इन द 17th सेंचुरी मनसबदार्स होल्डिंग 1000 और अबव सवर रैंक वर डेजिग्नेटेड एज नोबल्स और उमारा। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, पेज नंबर 245 पे अगर आप यहाँ पे आओगे तो एग्जैक्टली यही चीज़ बता रखी है, ज़ात विच वॉज द इंडिकेटर ऑफ द पोजिशन इन द इंपीरियल हायरार्की एंड द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल, ठीक है। तो डिट्टो यही वाली चीज़ उठा के पूछिए, इंपीरियल हायरार्की एंड द सैलरी ऑफ द मंडपदार, ठीक है। आगे बात करते हैं सवर के बारे में, सवर विच इंडिकेटेड द नंबर ऑफ हॉर्समैन ही वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, ठीक है। तो इंडिकेटेड द नंबर ऑफ हॉर्समैन द मनसबदार वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इन द 17th सेंचुरी मनसबदार ऑफ 1000 ज़ात और अबाउट रैंक्ड एज दी नोबल्स और उमारा, ठीक है। तो जिनके पास 100-1000 ज़ात से ज़्यादा हो जाती थी तो उन्हें नोबल्स कहते थे या फिर उमारा कहते थे। तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो भी हमारी सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग है दोस्तों, ये CAPF के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया था। तो इसमें मैच करना है हमें कि ये पोलाज किसके साथ है, पोलाज क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और परौती किसे कहते हैं, चच्चर किसे कहते हैं, बंजर किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बात करते हैं, पेज नंबर 214 पे यहाँ पे आप देखोगे तो डिट्टो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। पोलाज के बारे में बता रखा है कि पोलाज इज़ अ लैंड विच इज़ एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप, ठीक है। तो एनुअली जो कल्टिवेटेड होता था वो हमारा पोलाज होता था, ठीक है। तो ए के साथ हमारा 4 मैच कर जाएगा, ए के साथ 4 मैच कर जाएगा तो डायरेक्टली हमारा जो डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिना कुछ मैच करे, क्योंकि ए के साथ 4 किसी और ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। और बाकी परौती के बारे में क्या देख रखा है, परौती इज़ द लैंड लेफ्ट आउट ऑफ द कल्टिवेशन फॉर अ टाइम दैट इट में रिक्वायर इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। तो वो लैंड जिसे हम छोड़ देते थे ताकि थोड़ा सा स्ट्रेंथ रिक्वायर कर ले, उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद हम उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बी के साथ हमारा 3 हो जाएगा, लेफ्ट फॉलो टू रिकवर स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद चच्चर क्या था, चच्चर इज़ ए लैंड दैट हैज़ लेन फॉलो फॉर 3 to 4 ईयर, ठीक है। तो 3 to 4 ईयर के लिए चच्चर जो था हमारा सी के साथ 2 हो जाएगा और डी के साथ हमारा 1 हो जाएगा। जो बंजर था वो हमारा अनकल्टिवेटेड फॉर 5 ईयर्स और मोर था। डिट्टो यहाँ पे दे रखा है, बंजर इज़ अ लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 5 और मोर ईयर्स, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारा पेज नंबर 214 के अंदर जो डब्बा है इसके अंदर से पूछा गया है ये। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एन ए अकबरी इज़ नॉट करेक्ट। अब अगेन जो ये टेक्स्ट है एन ए अकबरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब आप पढ़ोगे चैप्टर, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो एन ए अकबरी में कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है NDA के अंदर। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है हमारा, इट वॉज रिटन बाय अबू अल फजल। बी कह रहा है हमारा, इट इज़ द पार्ट ऑफ लार्जर वर्क कॉल्ड अकबरनामा। 3 कह रहा है, इट डिस्क्राइब द मुगल एम्पायर एज हैविंग अ डाइवर्स पॉपुलेशन एंड अ कंपोजिट कल्चर। और डी कह रहा है हमारा, इट वॉज लेटर रिवाइज्ड बाय सदाउल्ला खान ऑन द ऑर्डर ऑफ शाहजहाँ। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पेज नंबर 217 और 231 में मिल जाएगा। तो एन अकबरी के बारे में यहाँ पे बता रखा पूरे पैराग्राफ में। तो देखो एन अकबरी जो लिखा था वो अबू अल फजल ने लिखा था, तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद यहाँ पे भी देख रहे हो, दिस हिस्ट्री इज़ नोन एज द अकबरनामा। तो ये पूरा हमारा एन अकबरी था, ये अकबरनामा का ही पार्ट था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो थी
वो भी हमारी सही है, ठीक है। और जो एन अकबरी हमारी बात करती थी वो अकबर, ये जो मुगल एम्पायर था उससे रिलेटेड ही बात करती थी अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 भी हमारी सही है। लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 4 है, जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें क्या कह रहा है, इट वॉज लेटर रिवाइज बाय सदाउल्ला खान ऑन द ऑर्डर ऑफ शाहजहाँ। बट पेज नंबर 231 में अगर आप आओगे तो सदाउल्ला खान ने रिवाइज तो किया था, बट उन्होंने ये एन अकबरी रिवाइज नहीं किया था, बल्कि बादशाहनामा रिवाइज किया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जो सदाउल्ला खान ने बादशाहनामा रिवाइज किया था, ना कि एन अकबरी, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट नंबर डी है ये हमारी इनकरेक्ट है, और क्योंकि इसमें इनकरेक्ट ही पूछा तो स्टेटमेंट नंबर डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हाट डिड एन अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर ऑफ मुगल स्टेट। ये भी एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैं लगाना भूल गया। तो एन अकबरी के बारे में देखो दोबारा पूछ रखा है इसने क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एन अकबरी है, अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, ये जितने भी टेक्स्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, सोशल डिसहार्मनी इन्फ्लुएंस्ड बाय द विम्स ऑफ द नोबिलिटी। बी कह रहा है हमारा सेसेशन ऑफ द प्रोविंशियल यूनिट फ्रॉम सेंट्रल रूल। सी कह रहा है हमारा सोशल हार्मनी विद द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। डी कह रहा है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रूल ऑफ रूरल रिपब्लिक बाय ओवरथ्रोइंग द मुगल सुजीरैनिटी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। सोशल हार्मनी विद इन द सपोर्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, पेज नंबर 213 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एन अकबरी के बारे में पूछा गया था। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एन अकबरी। देखो अगेन यहाँ पे एनडीए 2013 के अंदर पूछा गया है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, द एन अकबरी इज द थर्ड बुक ऑफ द अकबरनामा रिटन ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुगल एम्परर अकबर। सेकंड स्टेटमेंट, अबुल फजल वॉज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट 2 बुक ऑफ द अकबरनामा वाइल अकबर वॉज द ऑथर ऑफ थर्ड, ओके। 3 कह रहा है हमारा द बेस्ट नोन अकाउंट ऑफ इलिस्ट्रेटेड मुगल ऑफिशियल रिपोर्ट आर द अकबरनामा एंड द बाबरनामा। तो इसमें से बतानी कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। स्टेटमेंट नंबर 1 और हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 यही सही है। क्यों ये सही है, देखो यहाँ पे पेज नंबर 213 में यहाँ पे सोर्स आपको मिल ही जाएगा कि एन अकबरी, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, एन अकबरी हमारा किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था, हमें पता है, और अकबरनामा का ये पार्ट था एन अकबरी, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारी बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखो पेज नंबर 230 पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाली स्टेटमेंट पढ़ो, अमंग दी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेटेड मुगल क्रॉनिकल्स दी अकबरनामा एंड बादशाहनामा आर दी मोस्ट वेल नोन, ठीक है। तो डिट्टो ये स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे लगाइए, द बेस्ट नोन अकाउंट्स ऑफ इलस्ट्रेटेड मुगल ऑफिशियल रिपोर्ट्स आर अकबरनामा एंड बादशाहनामा, ठीक है। लेकिन जो ये वाली स्टेटमेंट है, अबुल फजल वॉज द ऑथर ऑफ फर्स्ट 2 बुक ऑफ द अकबरनामा वाइल अकबर वॉज द ऑथर ऑफ थर्ड, ठीक है। तो अकबर ही अपने बुक के ऑथर क्यों होंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर जो 2 है ये इनकरेक्ट है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अकबर्स रीन तारीख ए अकबरी वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्शियन लैंग्वेज स्कॉलर। ये हमारे पूछा गया सीडीएस 2018 के अंदर कि तारीख ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, आरिफ कंधारी के द्वारा लिखा गया था, और जो इसका सोर्स है वो हमारा डायरेक्ट थीम के अंदर नहीं मिला है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। आगे बात करते हैं, ये हमारा पूछा गया है यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर 2020 में, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिड मराठा एग्री टू सर्व द मुगल किंग विद अ कैवलरी कंटिजेंट ऑफ 15,000 इन द अर्ली 18th सेंचुरी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, द राइट टू लिव ए चौथ एंड सरदेशमुखी इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया। इसका भी जो सोर्स है दोस्तों वो थीम्स के अंदर नहीं था। आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ हुमायूंनामा। हुमायूंनामा का ऑथर कौन है, ये हमारा पूछा गया है एनडीए के अंदर। तो हुमायूंनामा का ऑथर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि गुलबदम बेगम है, ठीक है। यहाँ पे देखो पेज नंबर 243 पे डिट्टो मिल जाएगा आपको। एन इंटरेस्टिंग बुक गिविंग अस द ग्लिम्स ऑफ द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल इज द हुमायूंनामा रिटन बाय गुलबदम बेगम, ठीक है। तो डायरेक्टली पूछा गया है एक छोटी सी स्टेटमेंट से। आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बादशाहनामा। अब बादशाहनामा के बारे में कहा तो मैंने जैसे आपको बता दी जितने भी टेक्स्ट हैं, हुमायूंनामा, बादशाहनामा, अकबरनामा, एन अकबरी, ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे पूछा है बादशाहनामा का कौन ऑथर है, ये हमारा एनडीए 2017 के अंदर पूछा गया है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर 231 में देखोगे अब्दुल हामिद लाहौरी इज़ नोन एज द ऑथर ऑफ बादशाहनामा, ठीक है। तो डिट्टो यहाँ से उठा के पूछा गया है, छोटी सी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाया यूपीएससी ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं, नेम द कैलीग्राफर इन द अकबर्स कोर्ट हु वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ज़रीन कलम और गोल्डन पेन। तो ज़रीन कलम या फिर गोल्डन पेन से किसे टाइटल किया गया था अकबर के कोर्ट में, ये पूछा गया एनडीए 2017 के अंदर। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा पेज नंबर 228 के अंदर मिल जाएगा। पेज नंबर 228 में देखोगे आप तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर फिगर है, फिगर की जो डिस्क्रिप्शन है
वहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन बना के पूछा है। ठीक है, तो देख सकते हो अब यूपीएससी मतलब एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइन से क्वेश्चन बना के पूछता है। तो अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो कुछ भी मत छोड़ो, अच्छे से एक एक लाइन पढ़ के चलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द फोलियो ऑफ नसक, द वर्क ऑफ महमूद हुसैन ऑफ कश्मीर, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैलीग्राफर एट अकबर्स कोर्ट, हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ जरीन कलम। ठीक है, तो महमूद हुसैन को मिला था। ऑप्शन नंबर बी सी जो है महमूद हुसैन, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे एक छोटी सी फिगर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन उठा के पूछा है। ठीक है, तो आपको जो थीम्स ऑफ एनसीईआरटी कर रहे हो या फिर किसी भी फॉर दैट से किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कर रहे हो उसे आप अच्छे से करो। आगे बात करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय अ लेडी ऑफ मुगल रॉयल हाउस। तो मुगल रॉयल हाउस, जो ऐसी लेडी जो मुगल फैमिली से बिलोंग करती थी, उनके द्वारा लिखी गई कौन सी ये बुक है। तो ये हमारा टेरिटोरियल आर्मी के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अकबरनामा, बी कह रहा है बाबरनामा, हुमायूंनामा और डी कह रहा है हमारा बादशाहनामा। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पेज नंबर 243 में ही दिख जाएगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया था कि जो हुमायूंनामा है ये किसके द्वारा लिखा गया था, गुलबदम बेगम के द्वारा। और जो गुलबदम बेगम थी वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, क्योंकि गुलबदम बेगम वॉज द डॉटर ऑफ बाबर। ठीक है, तो इसने ये पूछा कि मुगल रॉयल फैमिली के हाउस से कौन सी लेडी थी जिन्होंने ये कोई टेक्स्ट लिखा हो इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे हुमायूंनामा जो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो कि गुलबदम बेगम ने लिखा था और ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। आगे बात करते हैं, हु गेव दी बादशाहनामा टू किंग जॉर्जन इन 1799। तो बादशाहनामा किसने गिफ्ट किया था, बादशाहनामा को किसने गिफ्ट कर दिया था किंग जॉर्जन को 1799 में। ठीक है, ये हमारा पूछा गया है एनडीए 2018 के अंदर। तो इसका दोस्तों जो सोर्स है आपको पेज नंबर 231 के अंदर मिल जाएगा, इस छोटे से डब्बे के अंदर, कि नवाब ऑफ अवध जो थे उन्होंने जो बादशाहनामा था वो किंग जॉर्ज 3 को 1799 के अंदर गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो नवाब ऑफ अवध जो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है हमारा अकबरनामा एंड बादशाहनामा आर इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेटेड मुगल ऑफिशियल हिस्ट्रीज। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है वाइल अकबरनामा वॉज रिटन बाय अबुल हमीद लाहौरी, बादशाहनामा वॉज ऑथर्ड बाय अबुल फजी। अब यहाँ पे ही देख सकते हो आप, अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा पीछे, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि इसने रिवर्स कर दिया है। जो अकबरनामा था वो हमारा अबू फज के द्वारा लिखा गया था और जो बादशाहनामा था वो हमारा लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बट आगे बढ़ते हैं, जो स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है द अकबरनामा इज डिवाइडेड इंटू 3 बुक और ऑफ विच द थर्ड बुक इज़ एन अकबरी विच इज़, तो इसमें से बताना कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट बतानी है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप देखो, अबुल अल फजल जो था वो अकबरनामा में लिखा गया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो हमारी इनकरेक्ट है, और जो बाकी जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये तो हमारी करेक्ट है ही, हमने पहले पढ़ा ही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो हमारा अकबरनामा है वो अबू अल फजल ने लिखा है, बट यहाँ पे बताया कि अकबरनामा हमारा लाहौरी ने लिखा है, बट लाहौरी ने क्या लिखा है हमारा लाहौरी कंपोज्ड बादशाहनामा। ठीक है, लाहौरी कंपोज 2 दफ्तर ऑफ बादशाहनामा। ठीक है, और इसने बादशाहनामा में अब्दुल फजल लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, द फेमस मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग जहांगीर एम्ब्रेसिंग द सफ़ेद किंग शाह अब्बास वॉज पेंटेड बाय विच वन अमंग द फॉलोइंग पेंटर्स। ये हमारा CDS 2020 के अंदर पूछा गया है। तो इसमें आपको जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपको पेज नंबर 249 के अंदर दिख जाएगा इस फिगर के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो अगेन देखो यूपीएससी ने कितनी बारीकी से क्वेश्चन पूछा है कि जो अबू अल हसन है पेंटेड दिस सीन ऑफ पोर्ट्रेइंग द टू रूलर जहांगीर एंड दी सफ़ेद शाह अब्बास इन अ फ्रेंडली एम्ब्रेस। ठीक है, तो इस पेंटिंग के बारे में बात करी गई थी कि जिसमें सफ़ेद शाह किंग हैं, अब्बास हैं और जहांगीर हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, गले मिल रखे हैं। देखो, तो ये पेंटिंग किसने पेंट करी थी, तो अबू अल हसन ने पेंट करी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन उठा के पूछा है, पेज नंबर 249 में आपको मिल जाएगा। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। आगे बात करते हैं, ये हमारा पूछा गया है यूपीएससी CAPF के अंदर 2022 में। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, द अर्ली मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय शिराजी स्कूल वाइल द अर्ली मुगल पेंटिंग इनिशियली फॉलोड बीजाद स्कूल। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ बीजाद स्कूल इन इंडिया वॉर सैयद अली एंड अब्दुस समाद। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, तो मालवा स्कूल के बारे में तो देखो यहाँ पे ज़्यादा जिक्र कर नहीं रखा इस थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के एनसीईआरटी में, बट बीहद के बारे में जिक्र कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, या फिर एक गेस कर सकते हो, बट जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इसका आपको डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे देख सकते हो जो मीर सैयद अली थे और अब्दुल समाद थे उनके बारे में जिक्र हो रखा है, तो ये हमारे बीहद स्कूल से बिलोंग करते थे। ठीक है, पेज नंबर 230 के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आंसर की के अंदर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बोथ 1 and 2 ही है, इसलिए जो सी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
आगे बात करते हैं CAPF 2011 के अंदर पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पेंटर इन मुगल पीरियड। तो इनमें से कौन सा बंदा था जो मुगल पीरियड के अंदर पेंटर नहीं था। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट कैसे करोगे, पेज नंबर 230 के अंदर आओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मीर सैयद अली और अबू समद, ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ठीक है, कि ये पेंटर थे। तो मीर सैयद अली ये भी पेंटर थे, अबुल समद ये भी पेंटर थे। उसका 249 में अगर आप यहाँ पे देखो कि बिशन दास जो थे ये भी एक मुगल पेंटर थे। ठीक है, तो बिशन दास जी ये भी मुगल पेंटर थे। इसने पूछा कौन से नहीं थे, तो बाज बहादुर के बारे में पूरे NCERT के अंदर जिक्र नहीं था और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये मुगल पेंटर नहीं थे। आगे बात करते हैं, Abdul Hasan was one of the most eminent painters of Jahangir's reign. He painted the well-known Mughal Darbar scene describing ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जहांगीर्स एक्सेशन ऑफ द थ्रोन, बी कह रहा है द अराइवल ऑफ तानसेन, सी कह रहा है जहांगीर्स इंटरेक्शन विद पीपल और डी कह रहा है हमारा द अराइवल ऑफ मुगल कोर्ट हिस्टोरियंस। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो डायरेक्ट सोर्स है आपको NCERT के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसे नोट कर लेना है। और एक और चीज़ बता दूं कि जहांगीर की जितनी भी पेंटिंग्स हैं अधिकतर अबू अल हसन ने ही पेंट करी है। और जो जहांगीर थे इनके टाइम पे जो पेंटिंग का जो दौर था वो अपने चरम सीमा पे था। ठीक है, वो अपने बिल्कुल पिनैकल पे था। और उसके बाद जब औरंगज़ेब आए थे तो औरंगज़ेब के टाइम पे वो जो पेंटिंग वाली जो चीज़ है, आर्ट वाली चीज़ है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। आगे बात करते हैं, NDA 2018 के अंदर पूछा गया है मुगल पेंटिंग स्टेटमेंट नंबर 1, मुगल की पेंटिंग रीच इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जहांगीर के टाइम पे जो पेंटिंग का जो दौर था वो क्लाइमेक्स पे था अपने। ठीक है, और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, औरंगजेब्स कोर्ट वॉज अडोर्न्ड बाय सम ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिस्ट ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो पेंटिंग्स का जो दौर था, जो पेंटिंग्स का दौर था वो जहांगीर के टाइम पे अपने क्लाइमेक्स पे था, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो औरंगजेब के टाइम पे जो पेंटिंग का दौर था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ ट्रू बट 2 इज़ फॉल्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकबर आर करेक्ट। ये हमारा CAPF के अंदर पूछा गया है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है हमारा इन 1560s अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है हमारा इन 1570s अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी। 3 कह रहा है हमारा अकबर ऑल्सो कमीशनड अ वाइट मार्बल टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती एट सीकरी। और स्टेटमेंट नंबर 4 कह रहा है हमारा इन 1585 अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा। तो इसमें से हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें दोस्तों अगर आप बात करें सोर्सेज की तो पेज नंबर 236 पे ये सारी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे येलो वाली स्टेटमेंट आप देखो, इन 1560s अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं अगली स्टेटमेंट की, तो ग्रीन वाला पढ़ो, 1570s ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी। डिट्टो यहाँ से उठाया यहाँ पे भी 1560 फतेहपुर सीकरी वाला, तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें ब्लू वाले पे, अकबर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइट मार्बल टॉम फॉर शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है जो स्टेटमेंट नंबर 3 है। वाइट मार्बल जो था उसका कंस्ट्रक्शन के लिए अकबर ने कमीशन किया था, किसके लिए, सलीम चिश्ती के लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है हमारी। लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 4 है, इन 1585 अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा। तो 1585 में अकबर ने डिसाइड तो किया था कैपिटल शिफ्ट करने के लिए, लेकिन आगरा नहीं लाहौर पे। ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज वाला पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है लाहौर। ठीक है, तो लाहौर पे शिफ्ट किया था, तो स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो फॉल्स होगी, बाकी 1, 2 एंड 3 सारी सही होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, ये पूछा गया हमारा CAPF 2020 के अंदर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुल-ई-कुल के बारे में पूछा गया है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है हमारा इट मीन्स एब्सोल्यूट पीस। 2 कह रहा है इट प्रोवाइडेड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू ऑल रिलीजियस एंड स्कूल ऑफ थॉट। 3 कह रहा है द आइडियाज़ ऑफ सुले-कुल वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज़। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बोथ 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, पेज नंबर 233 पे आपको बाकी इसका सोर्स मिल जाएगा कि सुली-कुल को क्या बोलते थे हम, एब्सोल्यूट पीस बोलते थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद सुली-कुल्स इन सुली-कुल्स और रिलीजियस एंड स्कूल्स ऑफ थॉट हैड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है। और जो आइडियाज़ ऑफ सुली-कुल है वो इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसी, तो डिट्टो यहाँ से उठाए गए क्वेश्चन हैं। तो स्टेटमेंट नंबर तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन टू मेरिटोरियस मैन इन द मुगल कोर्ट इन फॉर्म ऑफ रोब ऑफ ऑनर दैट वाज वंस वॉन बाय द एम्परर। ये हमारा NDA के अंदर पूछा गया है। तो इस अवार्ड का क्या नाम होता है? ठीक है, तो इसका अवार्ड का नाम होता है दोस्तों खिल्लत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 241 पे आ जाना, अदर अवार्ड इंक्लूडेड द रोब ऑफ ऑनर दैट इज़ खिल्लत। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया, रोब ऑफ ऑनर के बारे में
किल्लत। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, अकबर्स इबादत खाना वॉज द प्लेस वेयर, ये हमारा पूछा गया 2013 के अंदर। तो इबादत खाना हमारा क्या प्लेस था, हालांकि बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है ये, और आप अपने उससे भी एलिमिनेशन से भी कर सकते हो कि इबादत का मतलब ही क्या होता है, प्रेयर, ठीक है। तो इंटरफेथ डिबेट्स जो थी और डिस्कशंस थे, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इबादत खाना के अंदर जो इंटरफेथ डिबेट होती थी अलग अलग रिलीजन की, वहाँ पे ये चीज़ होती थी। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी जो सोर्स है आपको 251 पेज में मिल जाएगा यहाँ पे, अकबर्स क्वेस्ट फॉर रिलीजियस नॉलेज लेड टू इंटरफेथ डिबेट्स इन इबादत खाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, एनडीए 2008 के अंदर पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट इन इंडिया। तो ये तो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, इसके लिए सोर्स क्या ढूंढोगे आप। ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो रेड फोर्ट की कंस्ट्रक्शन किसने करी थी, शाहजहाँ ने करी थी। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू शाहजहाँस रीन। तो इनमें से कौन से बंदे थे जो कि शाहजहाँ, जो इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्शन था जो शाहजहाँ के रीन में नहीं हुआ था। यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, किला ई कुल्हा मस्जिद, ठीक है। तो ये जो था ये शाहजहाँ के रीन में नहीं हुआ था। इसका सोर्स आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, आपको नोट कर लेना है। आगे बात करते हैं, द अरिस्टोक्रेट मुकर्रब खान वॉज ग्रेट फेवरेट ऑफ विच मुगल एम्परर। मुकर्रब खान किस मुगल एम्परर का फेवरेट था, ये हमारा 18 के अंदर पूछा गया सीडीएस के अंदर। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ये मुकर्रब खान जो है वो जहांगीर का फेवरेट अरिस्टोक्रेट था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और जो इसका सोर्स है अगेन हमें एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिला है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये सारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जिसके सोर्स आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलते, बट कोई दिक्कत नहीं मिलते तो जितने हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आप नोट कर लो, जिसके नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो अपनी एनसीईआरटीज़ हैं उसके अंदर आपको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। जो मिल रहा है आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने जितने भी अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ जो स्टार्ट करी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। कुछ लोग ये पूछते थे कि सर हम थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 भी करेंगे क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। तो बट मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं इस वाले सीरीज़ के अंदर। जो अगला सीरीज़ आएगा शायद उसके अंदर भले कर लेंगे, ट्रेंड को देखते हुए, क्योंकि ट्रेंड को देखते हुए हमने ये देखा था कि जो हिस्ट्री है वो अपनी जो एंशिएंट और मिडिवल है वहाँ से ज़्यादा पूछी जा रही है बजाय मॉडर्न के, ठीक है। तो इसलिए जो हमने डिसाइड ये किया था कि थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और 2 जो है वो कंप्लीट करेंगे। और हमारा जो हिस्ट्री सीरीज़ है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जिसमें हमने 300 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, जो कि हमारे सारे चैप्टर वाइज हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर की से नहीं किया है कि किसी आम वीडियो की तरह आपको मैंने आंसर्स बता दें कि इसका ये आंसर है। हमने इस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमने डायरेक्ट सोर्सेज भी डिस्कवर करें आपके साथ ही बैठ के यहाँ पे, ठीक है। हर एक स्क्रीनशॉट हमने शेयर किया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन इस वाले पेज से पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन इस वाले पेज से पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा डिस्कशन किया है हमारा यहाँ पर 300 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो हमारा पेपर आता है वो कहाँ से आता है, ठीक है। तो मेरा बस यही अप्रोच थी कि आपको दिखाया जाए एक बार कि जो पेपर आता है हमारा वो हमारा एनसीईआरटी के अंदर से ही पूछा जाता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, ठीक है। तो दोस्तों ये बस मेरा एक एफर्ट था आप लोगों की मदद करने में, और मुझे आशा है कि आपको इससे मदद मिली होगी। और आपका कोई भी सजेशन होगा और आप किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहते हो, अपना सीडीएस एग्जाम नज़दीक आ रहा है, वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि सर अब इस वाले टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं डेफिनेटली आपको बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।